नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहाँ पर मारवा हाउस में दिल्ली में और इधर पेरिस में भी सब जगह सभी अपना करवा चौथ बड़े ही धूमधाम से मना रहे थे। इधर मारवा हाउस में यहाँ पर सनी मुक्ता से कहता है कि क्या तुमने वो ड्रेस पहनी है जो मम्मी ने भिजवाई हुई थी। इधर मुक्ता भी कहती है हाँ पहनी हुई है, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें देखने के लिए या तो तुम्हें यहाँ पर पारासर परिवार में ही आना पड़ेगा या फिर जैसे हम शाम को डिसाइड करते हैं वैसे ही कुछ कर लेना, लेकिन हाँ उसके लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा। मैं कोई भी फोटो वगैरह नहीं भेजने वाली हूँ। जहाँ एक तरफ इधर सनी और मुक्ता की ये सब बातें हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अब तक मारवा हाउस में देविका अब अपने रूम में बड़े ही गुस्से में नजर आ रही थी। अब यहाँ पर देविका बड़े गुस्से में इसलिए थी क्योंकि उसे बस आयशा को लेकर बड़ा गुस्सा आया हुआ था कि आयशा कभी हंसराज के लिए व्रत क्यों नहीं रखती है। इसलिए अब वो हंसराज से कहती है तुम अपनी माँ को कुछ कहते क्यों नहीं हो। मेरी तो वो कोई भी बात नहीं सुनने वाली है क्योंकि उसने तो मुझे कभी बहू समझा ही नहीं। वो तो बस आयशा को ही अपने घर की बहू समझती है, इसलिए तुम तो कुछ कह ही सकते हो। आखिर किस हक से, अरे किस हक से वो आयशा को इस घर में रहने का अधिकार दे रही है। अब क्योंकि आयशा जब आपको अपना पति ही नहीं समझती, वो जब आपके लिए करवा चौथ का व्रत ही नहीं रखती, तो फिर तो आयशा को इस घर में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो अब इस घर की बहू है ही नहीं, क्योंकि उसकी जगह तो अब इस घर की बहू मैं हूँ। अब देविका की ये बात सुनते ही अब हंसराज भी बौखला जाता है और अब हंसराज कहता है वो इस घर में इस हक से रहती है क्योंकि वो रोहित की माँ है और रोहित जो कि इस घर का फैमिली हेड है, क्योंकि रोहित ने ही सब कुछ अपने हाथों में लिया हुआ है, सारा कार्यभार वही संभाल रहा है। तो इसी हक से रोहित की माँ होने के नाते वो यहाँ पर मारवा हाउस में ऐसो आराम से रह रही है और यही एक वजह है कि वो इस घर में भी रहती है। और तुम देविका भूलो मत कि अब तक माँ ने तुम्हें, भले ही इतने साल हो गए हैं हमारी शादी को, लेकिन अभी तक उन्होंने तुम्हें अपनी बहू का दर्जा दिया ही नहीं है। इवन मुझे तो ये भी शक है कि वो तुम्हें अपनी बहू मानती भी है या नहीं, क्योंकि अगर वो तुम्हें अपने घर की बहू मानती तो तुम्हें वो दर्जा भी देती जो उसने आयशा को दिया हुआ है। वैसे अगर मैं एक बात कहूँ कड़वी जरूर है, लेकिन है तो सच ही, क्योंकि तुमने इस घर के लिए आखिर किया भी क्या है। क्योंकि आयशा ने तो इस घर को एक वारिस दिया है, वो भी रोहित जैसा जिसने सच में सब कुछ ही संभाला हुआ है। लेकिन तुमने क्या किया है मारवा परिवार के लिए? एक वारिस तक तो तुमने आज तक दिया नहीं है। अब हंसराज के ये वचन सुनते ही अब देविका एकदम से ही बौखला जाती है, क्योंकि हर बार हंसराज उसे इसी बात के लिए तो ताना देता है। इसलिए अब देविका कहती है अगर ऐसा ही था कि मैं इस घर को कोई वारिस नहीं दे पाई और अगर आयशा ने इस घर को वारिस दिया था तो फिर तुम उस आयशा को छोड़कर मेरे पास क्या करने के लिए आए थे? क्यों आए थे हंसराज तुम मेरे पास? वो तो तुम्हारी पत्नी थी ना, और फिर तुम्हारे बच्चे की माँ भी तो थी, तो फिर रहते तुम उसी आयशा के पास ही। मेरे पास तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। सच में कितनी बड़ी गलती कर दी ना तुमने। देविका ने अब यहाँ पर हंसराज के जलों पर जैसे नमक छिड़कने का काम कर दिया था। देविका की ये बात सुनकर अब हंसराज गुस्से में ही कहता है कि वो मेरी पत्नी होकर भी कभी मेरी थी ही नहीं। अब तुम ज्यादा इस बात को मत उठाओ, क्योंकि वो दुनिया के सामने भले ही वो मेरी पत्नी थी, लेकिन वो तो मैं ही जानता हूँ कि मेरा और उसका रिश्ता कैसा था। ये सुनते ही अब देविका ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्या तुमने शादी करने के बाद भी वो अक्षय वर्मा से ही प्यार करती थी? क्योंकि जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, मैंने सुना था कि अक्षय वर्मा उससे बहुत ही प्यार करता था और शायद वो भी उससे प्यार करती थी। तो क्या शादी होने के बाद भी उसने कभी तुम्हें पति नहीं माना? क्या इसी वजह से तुमने उसको छोड़ा था? क्या शादी के बाद भी वो उसे अपने प्रेमी अक्षय वर्मा को ही चाहती थी क्या? अगर ऐसा ही था तो फिर उसने रोहित को छोड़कर अकेले रहने का फैसला क्यों किया था?
क्योंकि अगर ऐसा ही था तो वो फिर रोहित को छोड़कर अक्षय के पास भी तो जा सकती थी। उसके पास तो एक इतना अच्छा ऑप्शन था अपने प्रेमी अक्षय वर्मा के साथ जाने का, और उसने तो उसके साथ ना जाकर उसने रोहित को भी मारवा हाउस में छोड़ दिया था। लेकिन उसने अकेले ही अपनी जिंदगी के कितने ही साल काट दिए थे। तब देविका की ये बात सुनकर अब हंसराज मारवा कुछ भी नहीं कहता, वो बस एकदम से ही चुपचाप हो जाता है, क्योंकि अभी कहने के लिए उसके पास था तो बहुत कुछ, लेकिन अभी वो शायद देविका के सामने कुछ भी नहीं कहना चाहता था। राज अब एकदम से ही खामोश हो जाते हैं और अब वो गुस्से में तिमतिमाते हुए अब अपने रूम की विंडो के पास अब जाकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर अब वो यहाँ पर कुछ भी कहेंगे तो देविका न जाने बाल की खाल निकालने में कहाँ तक पहुँच जाएगी। इसलिए अब वो अपने मन में ही यही सोचते हैं कि क्या कुछ नहीं किया था मैंने उस शादी को रोकने के लिए। अरे जब मेरे पापा ने मेरी शादी आयशा के साथ फिक्स की थी तो उस समय मैंने न जाने कितने ही षड्यंत्र रचे थे, कितनी ही ऐसे बातें बनाई थी, लेकिन मैं उस शादी को नहीं तोड़ पाया था। यहाँ तक कि मैंने आयशा को भी बदनाम करने की कितनी ही कोशिशें की थी कि जैसे ही मैं आयशा को बदनाम करूंगा तो मारवा हाउस की रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए शायद मेरे पापा इस रिश्ते को तोड़ दे। लेकिन वो सारी ही मेरी कोशिशें नाकामयाब रही। लेकिन पता नहीं कहाँ से जब भी मैं ऐसा कोई भी स्टेप आयशा को बदनाम करने का या उसे शादी तोड़ने का उठाता था तो हर बार धनंजय आकर आयशा को बचा ही लेता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो धनंजय आयशा के साथ एक डाल बनकर खड़ा हुआ था, जो आयशा के ऊपर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देना चाहता था। इसलिए जब मुझे इन सब के बारे में पता चला तो मैं भी धनंजय से इतना इरिटेट हो गया था कि मैंने इरिटेट होकर जब मैंने धनंजय को ट्रैप करने की कोशिश की थी तो तब धनंजय को उस आयशा ने बचा लिया था। ये दोनों एक दूसरे को कितनी बखूबी बचा लेते थे। मुझे तो शादी के बाद पता चला कि कॉलेज में आयशा उस अक्षय वर्मा से भी प्यार करती थी। अरे मेरी तो किस्मत स्टार्टिंग से ही खराब थी, क्योंकि जब मैं उससे शादी करने के लिए न जाने कितनी ही प्लानिंग कर रहा था, अगर उस समय मुझे पता चल जाता कि आयशा का एक लवर भी है वो अक्षय वर्मा, वो भी उसके कॉलेज के समय का, तो फिर तो मैं सबसे पहले उसी से ही मिलता। काश मुझे इसके बारे में पहले पता चलता। मुझे बस एक बात समझ में नहीं आई है आज तक कि अगर आयशा शादी से भाग गई थी तो फिर वो वापस क्यों आई। वहीं दूसरी तरफ अब तक पेरिस में करण गुलेरिया भी कविनालिशा को राजमहल में छोड़ने के लिए गए हुए थे, क्योंकि वो कविनालिशा को ऐसे रोहित के पहले से अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए वो उसके साथ गए थे। वहां पहुंचने के बाद अब आलिशा करण गुलेरिया से कहती है, अंदर चलिए, लतिका आपसे मिलकर बहुत ही खुश होंगी, क्योंकि जैसे ही लतिका को पता चलेगा कि आप यहाँ पर आए हैं तो देखना उसके चेहरे की खिलखिलाहट तो कुछ अलग ही होगी। आलिशा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, बेटा मैं फिर कभी आऊंगा, अभी मुझे चलना चाहिए, अभी मुझे कुछ काम है, और हाँ तुम अपना ख्याल रखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे एक बार जरूर बताना। वैसे तो तुम यहाँ की रानी हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम अपनी हर सिचुएशन को अच्छे से संभाल सकती हो और तुम उसके लिए कैपेबल भी हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी बड़ा होने के नाते मैं बस यही कहूँगा कि अगर तुम्हें किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में अगर मेरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताना, बताने से पहले हिचकिचाना मत। अब करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब कविनालिशा भी कहती है, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। ये कहते हुए ही अब कविनालिशा भी अंदर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अब करण गुलेरिया भी अब उसे बाय बोलकर अपनी गाड़ी को पैलेस की तरफ घुमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक पैलेस में आकाश गुलेरिया भी श्रेया के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, क्योंकि अनिका के कहे अनुसार मयूर ने आकाश से श्रेया की बात करवा दी थी। श्रेया आकाश से अभी भी वीडियो कॉल पर ही बात कर रही थी। वीडियो कॉल पर श्रेया अब आकाश से कहती है, कैसा जा रहा है तुम्हारा फास्ट। श्रेया के इस सवाल पर अब आकाश कहता है, श्रेया जैसे तुम्हारा जा रहा है वैसे ही मेरा जा रहा है। आकाश की से हाजिर जवाबी पर अब श्रेया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इसलिए श्रेया अब आकाश से कहती है कि और कितना काम बचा है आकाश तुम्हारा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आती है। बहुत समय हो गया है तुम्हें पेरिस में गए हुए, इसलिए अब बस मेरी रिक्वेस्ट है कि अब तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि
पिंकी भी तुम्हें बहुत ही याद करती है, इसलिए बस जल्द से तुम यहाँ आ जाओ, अब चाहे तुम्हारा कितना भी काम क्यों ना पड़ा हुआ हो। श्रेया की ये बात सुनते ही अब आकाश ने कहा, क्या बात है श्रेया, मैं कोई पहली बार तो तुमसे दूर नहीं हुआ हूँ ना। इससे पहले भी तो मैं अपने प्रोजेक्ट की वजह से भी तो तुमसे दूर भी गया हूँ, और न जाने कितने दिनों तक। आकाश को अब ऐसे ही ध्यान से देखकर अब श्रेया ने कहा, आकाश क्या बात है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आकाश, तुम क्या रात में सोते नहीं हो क्या? क्योंकि तुम एक बार अपना चेहरा तो देखो, जो जिस चेहरे की रंगत यहाँ पर मुझे आकाश की गुलेरिया हाउस में दिखाई देती थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां जाने के बाद मेरा आकाश कुछ चेंज हो गया है। श्रेया की ये बातें सुनकर अब आकाश भी एक बार अपने फेस पर हाथ लगाता है और कहता है, क्यों श्रेया, क्या क्या हुआ है मेरे फेस को? वैसा ही तो है जैसे वहां पर था। तभी अब श्रेया कहती है, नहीं आकाश, जरा अपनी आंखों को तो देखो, अरे कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं तुम्हारी आंखों पर। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है, क्या तुम ढंग से खा पी नहीं रहे हो, या तुम अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे हो? मुझे यही लग रहा है कि शायद नींद पूरी न होने की वजह से ये सब हो रहा है। अब श्रेया की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है, नहीं श्रेया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ढंग से खा पी भी रहा हूँ और नींद भी अच्छे से ले रहा हूँ, इवन मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे तो वहां पर अभी चांद निकलने ही वाला होगा ना, तो तुम्हारा तो फास्ट अब खुल जाएगा। अब आकाश ने ये बात इसलिए कही थी ताकि अब श्रेया उससे कुछ भी ना पूछे, क्योंकि अब आकाश यहाँ पर हो रही सारी ही बातों को कहकर अब वो श्रेया को भी परेशान करना नहीं चाहता था। अब आकाश की ये बात सुनते ही अब श्रेया भी कहती है, हाँ वो बस राजलक्ष्मी आ जाए उसके बाद हम अपना व्रत खोलते हैं। आज उसकी बैक टू बैक सर्जरी जो है हॉस्पिटल में, इसी वजह से उसको आज लेट हो गया। बताओ, दिन भर की फास्टिंग और उसके ऊपर से ये सब काम। सच में राजलक्ष्मी कितना सारा काम करती है, वो एक पल के लिए भी रेस्ट नहीं करती। ये सब कहते हुए अब श्वेता कुछ पल के लिए एकदम से रुक जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सडनली कुछ याद आ गया हो। श्रेया आकाश से कहती है, अरे रुको, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। आकाश को ये सब कहते ही अब श्रेया अपनी जगह से उठती है और अब वो अपने कबर्ड के पास जाकर अब अपने कबर्ड में से एक साड़ी को निकालकर अब आकाश को दिखाती है। अब श्रेया उस साड़ी को निकालते हुए अब आकाश को कहती है, देखो ना। और अब वो उसे पूछती है, वैसे आकाश बताओ ना, ये साड़ी कैसी लग रही है? क्योंकि मुझे तो ये साड़ी सच में बहुत ही अच्छी लगी, इवन मुझे तो ये देखते ही बहुत ही पसंद आ गई। और पता है, इसके साथ देखो ना, इसका श्रृंगार का पूरा सामान भी है। सारी ही चीजों को देखने के बाद अब आकाश पूछता है, ये सब नंदिनी भाभी ने दिया है क्या तुम्हें सरगी के नाम का? आकाश की ये बात सुनकर अब श्रेया एक पल के लिए तो चुप होती है और अब वो कुछ नहीं कहती, लेकिन इससे पहले ही अब आकाश कहता है, वैसे श्रेया देखा जाए तो ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। आकाश की ये बात सुनकर अब श्रेया कहती है कि अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। एक्चुअली ये सब तो मुझे नंदिनी ने नहीं, बल्कि ये मुझे श्वेता ने भिजवाया है, क्योंकि श्वेता का मेरे पास कॉल आया था। श्वेता कह रही थी कि उसे अंजलि आंटी ने कहा था कि वो मुझे ये सारा ही सामान दे दे। उसके यहाँ ऐसे ही कोई रिवाज होती होगी, इसलिए या तो शायद होने वाली दुल्हन का जब करवा चौथ का व्रत होता है तो वो अपनी दोस्त को ऐसा कुछ देती होगी, इसीलिए ही शायद उसने मुझे दिया था। वैसे मैंने तो कभी नहीं सुना ये सब रिवाजों के बारे में, क्योंकि ये तो मुझे बस यहीं पर ही लग रहा है, अदरवाइज यहाँ पर अंजलि आंटी मुझे ये सब क्यों ही देती। मुझे तो यही लग रहा है कि श्वेता का पहला करवा चौथ है, इसी वजह से ही अंजलि आंटी ने ये सब भिजवाया होगा। क्या तुम्हें कोई आइडिया है आकाश कि आखिर उन्होंने ये क्यों भिजवाया होगा? वैसे बात चाहे जो भी हो, मुझे ये बहुत ही पसंद आया। श्रेया की ये बात सुनकर अब आकाश से कहीं ना कहीं अब समझ ही रहा था कि आखिर क्यों मिसेज अंजलि मल्होत्रा ने श्वेता से कहकर ये सब कुछ श्रेया के लिए भिजवाया था। लेकिन वो अब अपने मन में ही इस बात को रखता है, वो श्रेया से इसके बारे में कुछ भी शेयर नहीं करता। श्रेया कहती है, तुम बस इंतजार करो, मैं इसे एक बार बस पहनकर जल्दी से आती हूँ और फिर देखना ये मेरे ऊपर सच में खिलती है या नहीं। श्रेया की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है, ठीक है श्रेया, जल्दी आओ। वहीं दूसरी तरफ अब तक अपने रूम से बाहर निकलकर भूमिका भी अपने पेट
सीट पकड़कर अभी आयशा मारवा के रूम की तरफ जा रही थी, क्योंकि आज भूमिका का ये पहला करवा चौथ था और सच में भूमिका को अब भूख भी लग गई थी। कुछ ही देर के बाद अब वो एलिवेटर से सीधा ही 3rd फ्लोर पर पहुंचती है और कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो अब आयशा मारवा के रूम के पास पहुंचती है तो अब वो आयशा मारवा के रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ देर के इंतजार के बाद जब दरवाजा खुलता है तो सामने अपनी ताई जी को देखकर अब भूमिका उन्हें एकदम से ही गले लगाती है और कहती है, ताई जी मैं क्या करूं, देखो ना मुझे तो भूख लगी हुई है, मेरे तो पेट में भी पेन हो रहा है भूख की वजह से, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। भूमिका को ऐसे एक बच्चे की तरह एक्टिंग करता हुआ देखकर अब आयशा मारवा की एकदम से ही हंसी छूट जाती है, क्योंकि आयशा भी अच्छी तरह से जानती थी कि भूमिका ने इससे पहले कभी वो कोई भी व्रत नहीं किया था। लेकिन अब वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अब भूमिका की पीठ को सहलाते हुए कहती है, कोई बात नहीं भूमिका, देखो अगर नहीं हो रहा है तो रहने दो, या फिर अपना दिमाग किसी और काम में लगा लो जिससे शायद तुम्हारी भूख कुछ पल के लिए डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग किसी दूसरे काम में लगेगा तो तुम्हारा ध्यान तुम्हारी भूख पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा और इससे तुम्हारा व्रत भी हो जाएगा। हाँ भूमिका, यही सही रहेगा, तुम ऐसा कोई काम करो जिससे तुम्हें अपनी भूख का एहसास ही नहीं हो। आयशा मारवा से अब अलग होते हुए भूमिका कहती है, लेकिन ताई जी कैसे मैं अपना दिमाग किसी और काम में लगाऊं, क्योंकि मेरा पेट तो गुड़गुड़ किए जा रहा है। आपको पता है ना कि आज मुझे पता चला है कि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा कनेक्शन तो हमारे पेट से ही होता है। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि पेट के साथ साथ आज मेरा दिमाग भी पूरी तरह से खाली हो गया है। पता नहीं, आज मेरा पेट खाली है तो मेरा दिमाग तो आज कुछ काम ही नहीं कर रहा। मैं सोचने की भी कोशिश कर रही हूँ तो भी मेरे से कुछ नहीं किया जा रहा। वैसे तो मैंने इतने टाइम से कुछ खाया नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या आज मुझे पानी पूरी खाने का बड़ा ही मन हो रहा है, और आइसक्रीम भी, और पता नहीं क्या क्या खाने का आज मेरा मन कर रहा है। आज तो मेरा ऐसा मन कर रहा है जैसे आज सारी ही डिशेज बस मेरे सामने आ जाएं और मैं अभी के अभी सब कुछ खा लूं। मुझे आज ये व्रत रख के ऐसा लग रहा है जैसे माना जाने कितने ही बरसों से भूखी हूँ, जो मैंने इतनी सारी चीजें खाई ही नहीं है। ताई जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अब आप ही बताओ ना कि कैसे अब मैं कंट्रोल करूँ। भूमिका की अब ये बात सुनकर अब आयशा मारवा कहती है कि चलो फिर हम बच्चों के रूम में चलते हैं, तुम उनके साथ रहोगी तो उनके साथ तुम्हारा वक्त कट जाएगा और तुम्हें अपनी भूख का एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे तुम्हारे माइंड को अच्छी तरह से डाइवर्ट कर देंगे। अब आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है, हाँ ताई जी, गुड आइडिया, चलिए अब जल्दी से चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी अनिका और रोहित दोनों ही अभी अपने कमरे में थे। अब वो दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। रोहित अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन उसके कानों में अब बार बार अनिका के चूड़ियों की आवाज आ रही थी, क्योंकि अनिका ने आज करवा चौथ पर अब अपना पूरा का पूरा 16 श्रृंगार किया हुआ था। आज उसके हाथों में नॉर्मल डे से ज्यादा चूड़ियां थी, तो अब इसीलिए उसकी चूड़ियों की खन खन की आवाज बार बार रोहित को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। रोहित बार बार कोशिश कर रहा था अपने आप को कंट्रोल करने की, लेकिन जितना वो इन चूड़ियों की खनखनाहट को इग्नोर कर रहा था, ये चूड़ियों की खनखनाहट उसे उतना ही वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। कुछ देर तक खुद को कंट्रोल करने के बाद अब रोहित एकदम से अपनी जगह से उठकर अब सीधा ही अनिका के पास आ जाता है और उसके पास आकर कहता है, अनिका, मुझे एक बात बताना। अब रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका हैरान हो जाती है कि आखिर रोहित को अचानक से क्या हुआ। अब अनिका रोहित को देखते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, क्या हुआ? तब रोहित कहता है, तुम सच बताना, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना, मुझे परेशान करने के लिए। अनिका, जो कि अभी कबर्ड में कुछ ढूंढ रही थी, अब वो हैरानी से रोहित को देखती और कहती है, क्या मतलब है मिस्टर मारवा आपका? मैं बस अपना काम कर रही हूँ। अब आप तो अपना काम कर रहे थे, अब मैंने आपको क्या किया है जो आप इस तरह से शिकायतें लेकर मेरे सामने खड़े हो गए हैं? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है कि ये चूड़ियों की आवाज, क्योंकि तुम्हारी इन चूड़ियों की आवाज ये मुझे बहुत ही परेशान कर रही है। ये मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ इन्हें अवॉइड करने की, ये उतना ही मुझे परेशान कर रही है, मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है और मुझे तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर कर रही हैं। अब रोहित बस अनिका को इतना ही कहता है और अब वो जल्दी से अनिका को पीछे से ही हक करते हुए कहता है, क्या चाहती हो अनिका तुम, कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं ना? तो मुझे बस एक बार बता दो।
अगर तुम सच में यही चाहती हो तो बस एक बार हाँ करो, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही इस पल का ही के इंतजार में रहता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें अपनी बाहों में ही लेकर बिताना चाहता हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि मैं अपने काम धाम सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ। अब रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका रोहित से अलग होते हुए अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो बस कबर्ड में कुछ ढूंढ रही थी और मेरे हाथ जब इधर उधर हो रहे हैं तो जिसकी वजह से इन चूड़ियों की आवाज आ रही है और शायद जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम भी कर रही हैं, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। आप अपना काम कीजिए। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित को हल्का सा धक्का देती है, जिससे कि रोहित अब उसे थोड़ा सा अलग हो जाता है और अब वो उससे कहती है, एक काम करती हूँ, मैं इस रूम से ही बाहर चली जाती हूँ, उसके बाद अब आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। हाँ मिस्टर मारवा, क्योंकि यही सही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आज आप रिएक्ट कर रहे हैं उससे तो मुझे यही लग रहा है कि ना तो आप अपना कोई काम करेंगे और ना ही मुझे करने देंगे। अनिका की ये कहते हुए ही अब अनिका अब जल्दी से दरवाजे की तरफ जाने लगती है, तो अब रोहित अनिका को रोकते हुए अब जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अब उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अब वो उसे अनिका को जैसे ही अपनी तरफ खींचता है तो अनिका एकदम से ही रोहित की बाहों में आकर ठहरती है और अब जैसे ही अनिका रोहित की बाहों में आई तो वो अब उसे जोर से अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, पूरे साल अनिका, मैं बस एक इसी दिन का तो इंतजार करता हूँ, क्योंकि एक यही दिन तो होता है जब तुम मेरे बारे में सोचती हो। तो अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे होने दूँ। अरे काम वाम जाए सब बाहर में, क्योंकि मुझे तो बस आज अपनी अनिका के साथ ही रहना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वैसे अनिका इतनी बिजी रहती है कि बस एक ही दिन वो पता नहीं मुश्किल से कैसे मेरे लिए निकालती है। यहाँ रोहित और अनिका भी दोनों एक दूसरे से ऐसे ही भावों में लिपटे हुए थे, वो एक दूसरे से ऐसे ही नोक-झोंक कर रहे थे कि तभी अभी किसी ने उनके रूम के दरवाजे को नोक किया। अनिका अब रोहित से कहती है, चलिए मिस्टर मारवा, आप छोड़िए मुझे, कोई दरवाजे पर है जो बार बार नोक कर रहा है। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है, ये कौन है कबाब में हड्डी, क्योंकि इतनी अच्छे मूवमेंट में तो किसी को भी अब यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अरे ये जो कोई भी है इन्हें, ये तो हम पति पत्नी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका को छोड़ते हुए कहता है, ठीक है अनिका, मैं देखता हूँ कि आखिर कौन है जिन्होंने हमारे इतने अच्छे रोमांटिक से मोमेंट को खराब कर दिया। और फिर ये कहते हुए रोहित अब दरवाजे की तरफ जाने लगता है। रोहित जैसे ही अब दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजे को खोलता है तो उसे सामने रिया को देखकर अब रोहित एकदम से ही हैरान होता है और अब वो रिया को देखकर कहता है, क्या हुआ है, आप यहाँ पर। अपने डैड की ये बात सुनकर अब रिया कहती है हड़बड़ाते हुए, डैड मम्मा कहाँ पर है। रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रिया बहुत ही हड़बड़ाई हुई थी, इसलिए वो सिर्फ अपने डैड से अपनी मम्मा को ही पूछ रही थी। इसलिए रिया की ये बात सुनते ही अब रोहित अब अनिका को आवाज लगाकर अब उसे लगाता है और कहता है, अनिका एक बार इधर आना। अब जैसे ही वो अनिका को आवाज लगाता है तो अब अनिका भी दरवाजे के पास आ जाती है इधर। अब तब तक रोहित रिया से कहता है, रिया क्या हुआ है, तुम इस तरह से हड़बड़ाई हुई क्यों लग रही हो, क्या कुछ हुआ है क्या आप अपने डैड से नहीं बताना चाहेंगी। तब तक अब रिया देखती है कि तब तक तो वहां पर अब अनिका भी आ गई थी, इसलिए अब अनिका को देखकर अब रिया जल्दी से अपनी मम्मा का हाथ पकड़ कर कहती है, मम्मा जल्दी चलो, देखो ना मम्मा, चल कर के भूमिका बुआ को कुछ हो गया है। मम्मा अब आप ही हैं जो उन्हें देख सकती हैं। रिया की ये बात सुनकर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब हैरानी से कभी एक दूसरे को देखते हैं तो कभी रिया को, क्योंकि उन दोनों को कुछ ही समझ में नहीं आता कि आखिर भूमिका को हुआ तो हुआ क्या। रिया ने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए अनिका रिया से कहती है, बेटा क्या हुआ है, मम्मा को पहले बताओ तो कि आखिर बात क्या है। अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, पहले मम्मा चलो ना आप जल्दी से हमारे रूम में, क्योंकि बुआ तो सिर्फ खाने की ही बातें किए जा रही हैं और कोई भी बातें नहीं कर रही। अरे उनके खाने की बातें सुन कर तो हम खुद भी इरिटेट हो चुके हैं।
क्योंकि बुआ वहाँ पर ताई जी के साथ आई हुई है। रिया की ये बात सुनकर तो अब अनिका अपने हाथ को अपने सिर पर मारते हुए ही कहती है, रिया आपने तो एक पल के लिए हमें डरा ही दिया था, क्योंकि जिस तरह से आप बिहेव कर रही थी, जिस तरह से आप खुद हड़बड़ाई हुई लग रही थी, उसे तो देखकर मेरे दिमाग में न जाने क्या क्या चल रहा था कि पता नहीं भूमिका को क्या हो गया। ये कहते हुए ही अब अनिका अब रोहित को देख रही थी और अब वो आंखों ही आंखों में उसे कुछ कह रही थी कि हम भी बच्चों के रूम में चलते हैं। रोहित भी अब तक अनिका के इस इशारे को अच्छी तरह से समझ चुका था, इसलिए अब अनिका की आंखों को पढ़कर अब रोहित समझ जाता है और अब वो हाँ में अब अपना सिर हिला देता है और अब वो दोनों ही अब रिया के साथ बच्चों के रूम की तरफ जाने लगते हैं। अनिका जब बच्चों के रूम की तरफ जा रही थी तो अनिका अब अपने मन ही मन में सोचती है, सच में इस भूमिका का कुछ नहीं हो सकता। अगर ये भूखी रह ही नहीं सकती थी तो इसे क्या जरूरत थी व्रत रखने की। वैसे भी न जाने कितनी ही ऐसी औरतें हैं जो व्रत नहीं रखती हैं, तो इसे भी क्या जरूरत थी। और वैसे भी व्रत रखने से ही आखिर कौन सा ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि व्रत रखने से ही प्यार प्रूव होता है। अब यही सब सोचते हुए कुछ ही देर में अब वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। रोहित, अनिका और रिया वो जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद अब वो बच्चों के रूम में आते हैं और वो देखते हैं कि भूमिका वहां पर बच्चों को पाव भाजी बनाने की रेसिपी बता रही थी, जिसे देखकर जिस तरह से भूमिका वहां पर उन्हें पाव भाजी की रेसिपी बता रही थी, उसे देखकर तो आर्यन और अलेक्जेंडर को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से बोर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच में उनकी बुआ उन्हें आज ही के दिन सेफ बना देगी क्या। ये सुनकर तो अनिका भी भूमिका से कहती है, अगर भूमिका तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो मत रखो ना ये फास्ट। क्या जरूरत है तुम्हें ये फास्ट रखने की? क्यों कर रही हो तुम ये फास्ट? क्योंकि जाओ तुम जाकर अपना खाना खाओ। सबसे पहले तुम्हें खाना खाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक तुम खाना नहीं खाओगी तब तक शायद तुम्हारे दिमाग में खाने की ही बातें चलती रहेंगी। अब अपनी मम्मा की इस आवाज को सुनकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर, जो अब तक अपनी दादी माँ के साथ वहां पर बैठे हुए थे और अपनी बुआ की ये बक की बातें सुन रहे थे, वो अब सीधा ही दौड़कर अपनी मम्मा के पास जाते हैं और अब वो अनिका को जोर का हक करते हैं। दोनों भाई इस तरह से भागे थे जैसे पता नहीं वो कौन सी जेल में आकर यहाँ पर फंस गए थे कि इससे शायद उन्हें अनिका ने ही निकाला हो। अपने दोनों ही बेटों को ऐसे हक करते हुए देखकर अब वो दोनों ही अब अनिका उनके सिर पर हाथ रखती हैं और अब वो दोनों अपनी मम्मा को कहते हैं, मम्मा देखो ना बुआ को क्या हो गया है, आज वो हमें खाना बनाना सिखा रही हैं। तब से वो यहाँ पर कमरे में आए हैं, उन्होंने ना जाने ऐसी कितनी ही डिशेस थी जिनके बारे में वो हमें बता चुकी हैं कि ये ऐसे बनती है, ये वैसे बनती है। मम्मा हमारा इन सब चीजों से क्या वास्ता। अनिका और रोहित को अब वहाँ देखकर अब आयशा मारवा भी अपनी जगह से खड़ी होती और वो उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और अब वो कहती है, अच्छा हुआ अनिका जो तुम दोनों यहाँ पर आ गए, अब संभालो तुम अपनी बहन को। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मैं इस लड़की का क्या करूं। ये कहते हुए ही अब आयशा मारवा अपनी जगह से उठकर अब वो भूमिका के पास आकर अब उसे एक हल्की सी थप्पड़ी मारती है और अब वो उसे कहती है, सच में भूमिका सुधर जाओ। और फिर अब वो ये कहते हुए ही अब वो बच्चों के कमरे से बाहर निकलकर जाने ही वाली थी कि तभी वो अब रिया से कहती है, रिया क्या आप नहीं जानना चाहती कि आखिर किस तरह से आपके नानू ने आपकी नानी के साथ करवा चौथ मनाया था। आयशा मारवा ने यहाँ पर अब रिया के दिमाग में अब एक और स्टोरी लाइन डाल दी थी कि वो कैसे अब उसे अपने नानू से ये बात जाननी है। अब आयशा मारवा ने रिया को ये हिंट दे दिया था। अब अपनी दादी की बात को सुनकर अब रिया की आंखों में एक चमक सी आ जाती है, क्योंकि रिया ने तो अब तक इस बात के बारे में सोचा ही नहीं था। और अब वो अपनी दादी माँ से कहती है, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए। मुझे तो अब अपने नानू और नानी की आगे की स्टोरी भी तो सुननी है, लेकिन वो हैं कि वो सुना ही नहीं रहे हैं। इवन उन्होंने बस एक बार ही हमें बताया है, उसके आगे की कहानी तो उन्होंने ऐसे ही टाल दी थी। आप ऐसा करिए, आप सब यहीं रुकिए, मैं ना नानू को यहीं पर ही बुला कर लेकर आती हूँ और देखती हूँ कि नानू इस बार नानू कैसे बच सकते हैं। इसलिए आप सब बाकी सबको भी यहीं पर ही बुला लीजिए, तब तक मैं अपने नानू को बुला कर लाती हूँ, मुझे भी जानना है। ये कहते हुए ही अब रिया जल्दी से दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और अब वो अपने नानू के रूम की तरफ जाने लगती है।
यानिका भी भूमिका से कहती है, देखो भूमिका, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। अब प्लीज कोई नई रेसिपी बताने मत लग जाना, क्योंकि बच्चों को तो ना खाना बनाना आता है ना और कुछ, उन्हें क्या मतलब है खाने से। और हाँ, यहाँ पर तुम निखिल को भी बुला लो, क्योंकि अगर तुम चाहती हो रेसिपी ही बताना तो फिर, क्योंकि तुमने निखिल के लिए व्रत रखा है, तो तुम्हें मेरे पास एक आइडिया है, तुम निखिल को ही ये सारी रेसिपी सिखाओ, क्योंकि जब तुम्हारा फास्ट खुलेगा तो शायद निखिल ही तुम्हें ये रेसिपी सारी की सारी बनाकर खिला सकता है। ये कहते हुए अब अनिका के फेस पर एक स्माइल थी। साथ के साथ अब रोहित भी अपने मन में सोचता है कि ये हुई ना बात, अनिका ने अच्छा खासा भूमिका को ये कहा, क्योंकि भूमिका हमेशा से ही उन दोनों के बीच में ऐसे ही मजाक करती थी। इसलिए इतना कहने के बाद अब अनिका कहती है कि ठीक है, तुम निखिल को बुला लो, तब तक मैं अंजलि मामी और रेखा मौसी को भी यहाँ पर ही बुला कर लेकर आती हूँ। ये कहते हुए अनिका उस रूम से बाहर निकल कर आ जाती है।